बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लें। इन अ सर्वे, एक सर्वे है ऑफ अ प्राइमरी स्कूल, किसी भी प्राइमरी स्कूल में कोई सर्वे हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट 20 स्टूडेंट्स हैव कार, यानी कि 20 स्टूडेंट्स के पास कार है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की अपनी कार होगी, उनके पेरेंट्स की भी हो सकती है उनके घर पर। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट्स हैव कार, 15 स्टूडेंट्स हैव मोटर बाइक्स, 15 स्टूडेंट्स के पास बाइक्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैव बोथ, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और बाइक भी है। ठीक है, एंड 3 डोंट हैव एनी ऑफ देम, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन सर्वे, तो टोटल सर्वे में कितने स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जिस प्राइमरी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है तो उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स इंक्लूड हुए हैं, वो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को करने से पहले सबसे पहले हम ये वेन डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इस डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें सही समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक रेक्टेंगल सा बना लिया, उसमें हमने 2 सर्कल्स बना लिए, ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। पहला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कार को, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कार है, और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बाइक वालों को, यानी कि जिनके पास मोटर बाइक है। तो कार वाले कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास कार थी, एंड 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास मोटर बाइक थी। तो हमने क्या किया, हम लिख लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स के पास कार है और 15 के पास मोटर बाइक है, बट उनमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और बाइक भी है। यानी कि अब कार और बाइक का जो ओवरलैप वाला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कार भी है, यानी कि वो कार वाले में भी शामिल हो रहे हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बाइक भी है। ओके जी, तो कार वाले टोटल 20 स्टूडेंट थे, 5 तो यहाँ आ गए, बाकी कितने बच्चे 15, यानी कि 15 और 5 20 हो गए, 20 के पास कार है। बाइक वाले टोटल कितने थे, 15 स्टूडेंट्स थे, यहाँ हम लिख लेते हैं 10, क्योंकि 10 + 5 15 के पास बाइक है। तो अब आपने यूँ नहीं लिखना कि अलग अलग 20 के पास कार है, 15 के पास बाइक है और 5 के पास दोनों हैं। तो ये 5 दोनों में ही है ना, कार वाले में भी हैं और बाइक वाले में भी हैं। तो आपने उस 5 को ओवरलैप वाले हिस्से में लिखना है जिनके पास कार और बाइक है, और इस 5 को निकाल के बाकी जो कार वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपने यहाँ लिख लेने हैं, और जो बाइक वाले स्टूडेंट हैं 5 को निकाल के वो आपने यहाँ लिख लेने हैं। और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है, यानी कि दोनों इस हिस्से में नहीं आ रहे, ना कार वाले सर्कल में आ रहे हैं ना बाइक वाले में। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया है। अब आप लिख लें इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में कि स्टूडेंट्स हु हैव कार, जिनके पास कार है वो कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स 20। ठीक है, और स्टूडेंट्स जिनके पास हमारे पास यानी आपने कार वाले टोटल सारे लिख लिए ना, वो 20 थे। मोटर बाइक वाले कितने थे, 15 थे। जिनके पास दोनों थी वो 5 थे, और जिनके पास कुछ नहीं था वो 3 थे। ठीक है, ये आपने इस तरह से लिख लिया। तो अब आपने क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। यहाँ पर आप अगेन देख लें डायग्राम को, 15 स्टूडेंट्स के पास कार है, 10 के पास बाइक है, 5 के पास दोनों हैं, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने के लिए जो जितनी भी अमाउंट्स हैं इनको हमने आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, कि 15 के पास कार है, ठीक है, ये देखें ये वाले 15 के पास कार है, ओके, 5 के पास दोनों हैं, प्लस 10 के पास बाइक्स हैं, तो आपने यहाँ लिख लेना है 10, एंड 3 ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो इनको आपने इस तरह से ऐड कर लेना है, 15 + 5 20, 20 + 10 30, एंड 30 + 3 33, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे सर्वे में, 33 होंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 20 स्टूडेंट्स, फिर आप 5 अलग लिख लेंगे, यानी कि 20 के पास कार है, 5 के पास दोनों हैं, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बाइक्स हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह से ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपने इस तरह डायग्राम बना लेनी है, और अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, यानी कि टोटल सर्वे में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो 33 थे। 7 क्वेश्चन है, मिसेस रियाज पेड हर ड्राइवर, मिसेस रियाज अपने ड्राइवर को पे कर रही हैं 2500 फॉर 5 डेज़, 5 दिनों का 2500 रुपये दे रही हैं। ठीक है, वट अमाउंट विल शी पे, कितनी अमाउंट वो पे करेंगी उसको, हिम फॉर 10 डेज़, 10 दिन के लिए उसको कितनी अमाउंट पे करेंगी। ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ग्राफ भी ड्रा करना है।
ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देख लें। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, इस तरह से हमने रेशोज़ बना लेनी है। कितनी अमाउंट मिसेस रियाज दे रही हैं 2500, कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो आपने क्या किया, अमाउंट एंड डेज़ इनकी इस तरह से रेशो बना ली। अमाउंट थी 2500, कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अगर 10 दिनों के लिए वो काम करे, उसका ड्राइवर काम करे, देन वो कितनी अमाउंट पे करेंगी। तो ये हम देख के ज़ुबानी में बता सकते हैं कि अगर 5 दिनों का 2500 रुपया है तो 10 दिनों का 2500 और आप ऐड कर लो, 5000। तो इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमने जब रेशो बना ली तो ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है, बाद में हमने क्या करना होता है, एरोज़ लगाने होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज के। तो आपने अगर इनको डिटेल से समझना है तो आप प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं, रिव्यू एक्सरसाइज से पहले जो रेशोज़ प्रोपोर्शंस वाली, आप उनको देख लें। ओके जी, तो यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़, हर स्टेप डिटेल से ही बताऊँ। ओके जी, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो एक्स वाली, यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमने एक्स का नाम दे देना होता है, क्योंकि हमने अब अमाउंट फाइंड करनी है तो उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। तो एरो हम लगा लेंगे, एरो इस तरह से लगाएंगे, ये जो एक्स वाली अमाउंट होती है इसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर आता है। जो दूसरी अमाउंट होती है इसका एरो हमने देखना होता है। अगर ये प्रोपोर्शन अगर डायरेक्ट हो तो अमाउंट नीचे, वो एरो नीचे से ऊपर आएगा। अगर ये जो प्रोपोर्शन है ये इनडायरेक्ट हो तो हमने जो एरो है वो ऊपर से नीचे रखना होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह होती है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, या अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो। इस तरह की जो प्रोपोर्शन होगी वो डायरेक्ट होगी। बट अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाए, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर से नीचे रखना है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो नीचे से ऊपर रखना है। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अब हम देख लेते हैं ये जो प्रोपोर्शन हमारे पास बन रही है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके जी, तो अगर 5 दिनों के लिए 2500 रुपये मिल रहे हैं तो 10 दिनों के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पहले दिन कम थे, अमाउंट कितनी थी, 2500 रुपये। दिन ज़्यादा हो गए तो अमाउंट भी ज़्यादा होगी। अब वो कितनी ज़्यादा होगी वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक क्वांटिटी कम थी बनिस्बत दूसरी भी कम थी। अगर पहली बढ़ गई तो दूसरी भी बढ़ी, या वो किस रेशो से बढ़ेगी वो हम देख लेंगे। यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। तो इसका भी एरो हमने नीचे से ऊपर रखना है। ओके जी, तो यहाँ पर हमने एरोज़ देख ली हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाली हमने वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखनी होती है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक्स अगर इस साइड पे भी आ रहा हो तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो अब एरो स्टार्ट हो रहा है नीचे से ऊपर, तो एक्स हमने ऊपर लिखना है, यानी कि एक्स से शुरू करना है एंड 2500 को डिवाइड के नीचे लिखना है, ठीक है। बीच में हमने इक्वालिटी का साइन डालना होता है एंड ये भी 10 से एरो स्टार्ट हो रहा है एंड 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो हमने 10 को ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर हमने अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर दें, या इस वैल्यू को दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई करा दें। इक्वलिटी के एक साइड पे अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी 2500 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10/5 अभी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, काटते नहीं है। इस 2500 को यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 2500 यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे ले आए तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 के टेबल से इसको काट लेते हैं। इसको काट लेने 10 को काटना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये भी कट सकते हैं और आप ऊपर नीचे भी कट सकते हैं एंड इस तरह से भी कट सकते हैं। तो इसको काटना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 10 को 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2500। 2500 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, और लास्ट वाले 2 जीरोज एज इट इज़। यानी कि एक्स का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5000। यानी कि अगर वो 10 दिन के लिए काम करता है ड्राइवर, देन उसको कितनी अमाउंट पे की जाएगी, 5000 रुपीज़। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 5000। ओके जी, तो ये आपका आंसर है। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना था, ग्राफ भी ड्रॉ करना था। तो हम क्या करेंगे, इसका इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम एक साइड पर ले लेंगे डेज और दूसरी साइड पर ले लेंगे अमाउंट, यानी कि जितनी भी सैलरी ड्राइवर को दी जा रही है। तो डेज, अब एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ये जो गैप है हमने, अगर हम डेज़ ले रहे हैं एक एक दिन के गैप के हिसाब से, तो गैप इक्वल रखना है। यानी कि 1 2 3 4 1 वैल्यू का गैप दे के लिख रहे हैं ना, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। इस तरह अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा दिन हो, यानी कि ज़्यादा लंबा ग्राफ बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, 2 दिन के गैप के साथ दिन ले लेंगे, या जिस हिसाब से हमें ईजी लगेगा। यहाँ पर हमारे पास 10 से ज़्यादा दिन थे ही नहीं, तो हमने 1 1 के गैप के साथ ले लिया। बट यहाँ पर आप देखें कि
सैलरी जो है वो थाउजेंड्स में थी। तो अगर हम इसको भी 1-1 के गैप के साथ लेते या 10-10 के गैप्स के साथ लेते तो काफ़ी बड़ा सारा ग्राफ बन जाना था। तो हमने क्या किया, 1000 के गैप के साथ हमने सैलरी वाली अमाउंट को इस साइड पे इस कॉलम में लिख लिया। तो इस वाले एक्सिस पे, जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, इस एक्सिस पे हमने ले ली सैलरी। 1000 का गैप देंगे, 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6। यहाँ पर हमने सैलरी वाली अमाउंट्स लिख ली और यहाँ पर हमने इक्वल देखें, इक्वल गैप के साथ हमने 1000 का दिया एंड यहाँ पर हमने 1-1 के गैप के साथ डेज लिख लिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। 5 डेज़ के लिए कितनी सैलरी थी, 2500 थी। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, डेज़ कितने थे, 5। तो आप 5 से ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते आएंगे एंड सैलरी कितनी थी, 2500। 2000 एंड 3000 के बिल्कुल बीच में ही 2500 होता है ना, इनका दरमियान वाला मिड वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ मिड में यहाँ से डॉटेड लाइन इससे लेते आएंगे, यहाँ 5 से और यहाँ से, जहाँ पर ये आपस में मीट करेंगे वहाँ पर हमने इस तरह से एक डॉट लगा देना है, ठीक है। इसी तरह दिन जब 10 हो गए, ठीक है, देन सैलरी कितनी हमने फाइंड की थी, 5000 हम फाइंड कर ली थी। तो 10 दिनों के लिए कितनी सैलरी थी, आप 10 से ऐसे डॉटेड लाइन लेते हैं एंड यहाँ पर 5000 से लेते हैं, जहाँ पर ये मीट करेंगे वहाँ पर आपने इस तरह से एक डॉट लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को इस तरह से मीट कर देंगे, मिला देंगे स्केल से। तो ये आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसका आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपने एक्स भी फाइंड कर लिया है, यानी कि जितनी सैलरी वो 10 डेज़ के लिए देंगी वो 5000 है एंड आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। इफ़ अ मोटर बाइक नीड्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मोटर बाइक्स को 20 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है फॉर अ ट्रैवल ऑफ 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर 20 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, तो हमने क्या करना है, फाइंड हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है। पेट्रोल फाइंड करना है, विल बी रिक्वायर टू ट्रैवल 360 किलोमीटर। अगर हमने कितना ट्रैवल करना हो, 360 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो हमें कितना पेट्रोल रिक्वायर होगा। ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 के भी सॉल्यूशन को देख लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिटेल से अभी डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लें। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन थी वो आप इस तरह से रेशो फॉर्म में लिख लें। पेट्रोल था, पेट्रोल अब आपको लीटर्स में गिवन था तो आप इस तरह पेट्रोल के साथ लीटर्स बना दें। एंड नेक्स्ट आपको जो दूसरी क्वांटिटी गिवन थी वो डिस्टेंस था, वो किलोमीटर में गिवन था, तो आपने इस तरह से लिख लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप ये इसकी मेजरमेंट्स यानी कि स्केल्स लिखें या ना लिखें। तो पेट्रोल हमें गिवन था 20 लीटर्स और डिस्टेंस कितना था, 160 का था, यानी कि 160 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 20 लीटर अगर पेट्रोल चाहिए, तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाए 360 हो जाए देन कितना पेट्रोल रिक्वायर होगा, उसको हमने नाम दे दिया है एक्स का। ये एक्स ही हमने फाइंड करना है, यानी कि कितना पेट्रोल रिक्वायर होगा 360 किलोमीटर के लिए, ये हमने फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरोज़ लगा लेंगे। एक्स वाला एरो तो हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है, तो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट इस एरो को देख लेते हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो नीचे से ऊपर रखना है, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो ऊपर से नीचे रखना है। तो देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन किस तरह बन रही है। अगर 160 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है, कवर करना है, तो 20 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो पेट्रोल कितना ज़रूरत होगा, ज़्यादा ही ज़रूरत होगा ना। ये हम अब हमारी कॉमन सेंस कह रही है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो पेट्रोल भी ज़्यादा रिक्वायर होगा, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए। अब ये एक्स कितना बढ़ेगा वो हम फाइंड करके बता देंगे। तो ये हम जस्ट देख रहे हैं कि हमारी जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो वो हमारे पास डायरेक्ट ही बन रही है कि 360 अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन बन रही है। तो इसमें भी एरो हमने नीचे से ऊपर रखना है। अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होती तो हमने ऊपर से नीचे करना था इसका एरो। तो यहाँ पर हमने एरो लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट्स लिख लेंगे। अब एक्स वाली हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है। एक्स से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, तो एक्स को ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय 20, बीच में इक्वल का साइन डालते हैं। एंड 360 से स्टार्ट हो रहा है एंड 160, क्योंकि नीचे से एरो शुरू हो रहा है ऊपर को जा रहा है, तो 360 से शुरू हो रहा है एंड 160 पे जा रहा है, तो 360 ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय 160। अब हम क्या करेंगे, 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। 4 के टेबल पे कैंसिल कर दें आप। 4 4 ज़र 16 एंड 4 9 ज़र 36। 4 4 ज़र 16 एंड 4 9 ज़र 36। ओके, तो यहाँ पर आपने कैंसिल करके 9/4 लिख दिया, मल्टीप्लाई 20 एज इट इज़। अब अगेन 4 के टेबल पे कैंसिल कर दें इसको। 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। तो यहाँ पर नीचे आपके पास
1 रह गया, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि डिवाइड में अगर 1 हो तो इट मीन्स नीचे आपके पास काम ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास ऊपर बच गया है 9 × 5, 9 एंड मल्टीप्लाई 5, 9 5 ज़र 45। तो अगर हमें 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो हमें कितना पेट्रोल रिक्वायर होगा? 45 लीटर्स पेट्रोल रिक्वायर होगा। तो वो हमारे पास कितना एक्स का आंसर आ गया? 45 लीटर्स। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे? अगेन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पे हम ले लेंगे डिस्टेंस ले लेंगे एंड दूसरी साइड पे हम क्या ले लेंगे? पेट्रोल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पेट्रोल, ठीक है, यानी कि एक्स वाले एक्सिस पे ले लिया है पेट्रोल, ये आप लिख भी लेंगे एंड इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है? डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस ले लिया है एंड इस एक्सिस पे हमने पेट्रोल ले लिया है। तो यहाँ पर भी हमने देख लें इक्वली गैप लिया। अगर हम 1 का ले लेते ना 1 2 3 4 तो 50 तक मीट यानी 45 तक जाने के लिए हमें कोई लंबा सारा ही ग्राफ बनाना पड़ता। तो हमने देख लेना है कि जितना हमें इजी हो उतने पॉसिबल गैप के साथ अपने ग्राफ को भी ड्रॉ करना है कि ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना बने। तो यहाँ पर हमने 5 का गैप ले लिया पेट्रोल के लिए। 5 10 15 20 इक्वली गैप लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जब हमने डिस्टेंस लिखा तो उसको 50 के गैप के साथ ले लिया, क्योंकि अगर हमने इसको अगर हम इसी के हिसाब से 5 के हिसाब से लेते जैसे हमने पेट्रोल लिया था तो ये कोई काफ़ी लंबा सा ही कॉलम बन जाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको 50 के गैप के साथ ले लिया। तो अगर हमने 160 किलोमीटर यानी कि 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में हम 160 किलोमीटर कर रहे हैं, तो 20 से आप इस तरह से स्टार्ट करें, 20 से, क्योंकि पेट्रोल अगर 20 था तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था? 160। अब 150 और 200, 150 से ऊपर ही 160 होगा ना कहीं यहाँ पर। तो हमने यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट की एंड यहाँ इस 20 से, तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया। इसी तरह अगर हमने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, यानी कि 350 से ऊपर ही कहीं यहाँ 360 होगा ना, तो यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। तो 360 के डिस्टेंस पे कितना पेट्रोल लगा हमारा? 45 लीटर्स। तो 45 से भी हमने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ की। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरह से मीट करेंगे वो हमने इस तरह से डॉट लगा लिया। हमने क्या करना है? इन दोनों डॉट्स को आपस में इस तरह से मिला देना है। स्केल की मदद से आप एक्यूरेटली भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉलम भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका ग्राफ भी बना लिया एंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने दोनों इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। इफ़ 15 men टेक 85 डेज टू बिल्ड अ वॉल, अगर 15 लोग 85 डेज़ में एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 men? अगर 10 लोग हों देन वो कितने दिनों में वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 के भी सॉल्यूशन देख लें। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें आप। अगर 15 मैन थे तो 85 डेज़ में वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही थी। अगर मैन 15 से 10 हो गई यानी कि कम हो गए, देन कितने दिनों में वॉल कंस्ट्रक्ट होगी? वहाँ हमने लिख लिया एक्स। तो एक्स वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर होता है। इस वाले एरो को देख लें, इसको हमने कैसे रखना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये रेशो किस तरह की है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। डायरेक्ट होती है यानी कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़े। इन्वर्स होती है अगर एक बढ़ी है तो दूसरी कम हो, या एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़े, यानी कि एक उल्टा काम करे, ठीक है। तो वो इन्वर्स होती है। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो तो वो डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन में है या इन्वर्स रिलेशन में है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 15 लोग हैं 85 डेज़ में वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर लोग हो जाएं कम तो ज़्यादा दिनों में उसी सेम वॉल को कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि लोग कम हो गए हैं, यानी कि लोगों के कम होने से दिन बढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिनों में वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि हमने लोगों को कम कर दिया लेकिन दिन बढ़ गए। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई या एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे रखना है। तो ये इस साइड पे जो हमारा एरो बनेगा वो ऊपर से नीचे वाला बनेगा। तो यहाँ पर अगेन हमने एरो के हिसाब से वैल्यूज़ लिख लेनी है। एक्स वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट पे लिखना है। तो इस वाली अमाउंट को हम यहाँ लिख लेते हैं एंड इस वाली अमाउंट को यहाँ लिख लेते हैं। एक्स से एरो स्टार्ट हो रहा है x/85 एंड ये स्टार्ट हो रहा है 15 से, तो 15/10 आ जाएगा। अब ये 85 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर काट भी लिया। 5 के टेबल पे 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पर 3/2 आ गया एंड 85 इधर आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया।
अब हमने क्या करना है, कोई वैल्यूज़ आपस में नहीं कैंसिल हो रही, 2 के टेबल पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है 85। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 85 को, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 85 से 255 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 127.5, यानी कि 127, यानी कि 127 दिन लगेंगे, यानी कि 127 दिन लगेंगे और अगला जो दिन है वो आधा लगेगा। तो आप उसको लिखने अप्रॉक्सीमेटली 128 दिन लगेंगे उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पॉइंट के बाद 5 है ना, 5 या 5 से बड़ी अमाउंट हो तो हम क्या करते हैं, जब राउंड ऑफ करते हैं तो अगर 5 से बड़ी अमाउंट हो या 5 हो तो 1 नंबर पिछले में ऐड कर देते हैं। तो जब यहाँ 1 ऐड होगा तो 128 हो जाएगा। इससे पहले हम ये अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन पहले देख चुके हैं। तो आप इस तरह से समझ लें, या आप नॉर्मल आम सी ज़बान में अगर 127 दिन लग रहे हैं और अगर अगला आधा दिन लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको तकरीबन हम कह देंगे 128 दिन लग रहे हैं। इस तरह से समझना है, इस तरह से समझिए। यहाँ आप राउंड ऑफ करके 128 डेज़ कर लें। तो यहाँ पर आपके पास कितने दिन लग रहे हैं, 128 डेज़ लग रहे हैं। अगर 10 लोग हों वॉल कंस्ट्रक्ट करने में 128 डेज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक्स का आंसर निकाल लिया है 128 डेज़। यहाँ पर आपने आंसर भी निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, सेम आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर आपने लिख लेने हैं डेज़, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है ये आपका डेज़ का कॉलम आ जाएगा, एंड ये वाला जो आपके पास कॉलम है ये मैन का कॉलम आ जाएगा। इक्वल डिस्टेंस के साथ हमने 2-2 के गैप के साथ मैन वाला बना लिया, इस तरह 10-10 के गैप्स के साथ हमने बना लिया है डेज़ का। तो अब क्या करेंगे, अगर 10 लोग थे तो आपने 10 से स्टार्ट करना है। देन वो कितने टाइम में बना रहे थे, हमने इसका आंसर निकाला था 128 डेज़। तो 128 दिनों में बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 10 से 128, 120 एंड 130 के बीच में, यहाँ 130 से थोड़ा सा पहले ही 128 यहाँ होगा। तो आपने इस तरह से डॉटेड लाइन दोनों की बढ़ाई, जहाँ ये मीट है वहाँ आपने डॉट लगा दिया। इस तरह अगर मैन थे 10, ठीक है, 10 थे तो वो 85 डेज़ में वही सेम वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो 14 एंड 16 के बीच में यहाँ पर 15 होगा, तो आपने यहाँ से अब डॉटेड लाइन स्टार्ट करनी है। एंड 85 यहाँ 80 एंड 90 के बीच में होगा, तो यहाँ पर भी आपने डॉटेड लाइन इस तरह से स्टार्ट करनी है। एंड जहाँ पर ये दोनों मीट करें वहाँ पर आपने इस तरह से डॉट लगा लेना है। तो यहाँ पर आपने दोनों के बना लिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों डॉट्स को इस तरह से मीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर आपके पास प्रोपोर्शंस का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा तो आपका जो कॉलम है ना वो नीचे से ऊपर को मूव करेगा इस तरह से। लेकिन अगर वो इन्वर्स रिलेशन में होंगे, जैसे इस केस में इन्वर्स रिलेशन में है, यानी कि इस तरह से ऊपर से नीचे वाले में, देन आपका कॉलम भी इस तरह से टॉप टू डाउन यानी कि नीचे को बनेगा, ठीक है। इन्वर्स का ये होता है कि इसके कॉलम्स इस तरह से बनते हैं, डायरेक्ट के नीचे से ऊपर को बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। 10 लाइन्स कैन ईट 50 kg मीट इन 10 डेज़। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं, लाइंस भी गिवन है, मीट की क्वांटिटी भी गिवन है 500 kg एंड डेज भी गिवन है 10। अब नेक्स्ट आगे तो पढ़ें ना, आगे पढ़ें। आगे क्या है, हाउ मेनी लाइन्स, कितने लाइन, यानी कि लाइन फाइंड करना है। तो लाइन की जगह आप लिखोगे एक्स विल ईट द सेम मीट, वही सेम मीट। तो यहाँ पर जो मीट जो गिवन है कन्फ्यूजन के लिए गिवन है, तो यहाँ पर आपने मीट के लिए अलग सा कॉलम नहीं बना लेना, ठीक है। कैन ईट द सेम मीट इन 5 days, यानी कि आपने जो कॉलम बनाना है वो लाइन्स एंड डेज का ही बनाना है, ठीक है। कितने लाइन्स होंगे, यानी कि एक्स लाइन को नाम दे दें, 5 days में वही सेम मीट को खाएंगे, उसी सेम गोश्त को खाएंगे। ऑल्सो ड्राइट्स ग्राफ, हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी सॉल्यूशन को देख लें। हमने क्या किया, इस तरह से रेशोज़ बना ली लायंस की एंड डेज़ की। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मीट कहाँ जाएगा, मीट की तो वही सेम क्वांटिटी है ना, 500 kg दोनों के लिए, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन के लिए ही मीट गिवन था। तो आपने इस तरह से नहीं करना कि लायन डेज एंड मीट, यानी कि जो आपको कंपाउंड प्रोपोर्शंस वाले पिछली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन गिवन थे जहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ गिवन थी, तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आगे आएंगे। तो यहाँ पर आपने जो रेशो बनानी है वो लाइन एंड डेज़ की बनानी है। लाइन अगर 10 होंगे तो वो 10 days में मीट खाएंगे। अगर डेज़ कम हो जाए यानी कि 5 दिन हो जाएं, देन कितने लाइन्स उस सेम मीट को खाएंगे वो हमने बताना है। तो एक्स वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट हमने इस एरो को देखना है। देखिए ना, अगर हमारे पास 10 दिन हैं और लाइन भी 10 हैं, यानी कि 10 लाइन 10 दिन में गोश्त खा रहे हैं, तो अगर दिन कम हो जाएं यानी कि कम दिन हो जाएं तो ज़्यादा लायंस उस गोश्त को खाएंगे। दिन के कम होने से लायंस बढ़ गए, यानी कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी बढ़ जाए या एक के बढ़ने से दूसरी कम हो, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन में इसका एरो हमने ऊपर से नीचे रखना है।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी इन्वर्स वाला ही है, तो इसका भी आपने एरो ऊपर से नीचे रखना है। ओके, तो आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। एक्स अब एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है, एक्स वाली वैल्यू, एंड ये वाली दूसरी राइट हैंड साइड पे। तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, x/10 आ जाए, एंड ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10/5 आ जाएगा। ये वाला 10 दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो नीचे आपके पास 1 बच गया, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म होगी, और ऊपर आपके पास 2 × 10 बच गया। 2 × 10 = 20। 2 10 ज़र 20 या 10 2 ज़र 20, यानी कि 20 लायंस उस सेम मीट को खाएंगी, यानी कि दिन कम होने से लायंस बढ़ गए, 20 हो गए, ठीक है, 10 की बजाय 20 हो गए। तो ये वैसे भी इन्वर्स रिलेशन था, वो हमने ऑरली देख लिया था, ठीक है, एरो लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने देख भी लिया कि वाकई लाइंस बढ़ गए हैं। तो अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इन्वर्स के लिए मैंने आपको अगेन बताया कि इसका ग्राफ जो है इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप ग्राफ भी देख लें हमने किस तरह से बनाया है। इस एक्सिस पे हमने डेज़ ले लिए हैं 1 1 के गैप के साथ, और यहाँ पर हमने लाइंस ले लिए हैं 2 2 के गैप के साथ, क्योंकि इस तरह से इसका कॉलम ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर हमने 1 1 का गैप लिया होता। तो अगर हमारे पास 10 लाइंस थे तो वो 10 डेज़ में खा रही थी मीट को, यानी कि 10 लाइंस थे, तो हमने डॉटेड लाइन 10 से स्टार्ट की एंड इस 10 से भी स्टार्ट की। यहाँ पर मीट की तो हमने इसको डॉट लगा दिया। बाद में अगर डेज़ 5 हो गए, ठीक है, तो हमने 5 से स्टार्ट की इस तरह से डॉटेड लाइन, देन लाइन कितने हो गए 20, हमने 20 से भी स्टार्ट की, दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हमने इसको भी इस तरह से डॉट लगा दिया। अब हम इन दोनों डॉट्स को मीट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका ग्राफ। तो अब हमने जैसे कि पहले भी कहा था कि इन्वर्स रिलेशन में है, तो इन्वर्स रिलेशन में जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है। डायरेक्ट में इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, यूँ नीचे से ऊपर को। इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो यूँ ऊपर से नीचे को होता है। तो ये निशानी होती है इन्वर्स की। अगर आपके पास इन्वर्स वाला आया है तो आपका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके जी, तो आज हमने किया है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।